भारत को आजादी दिलाने वाले एक ऐसे नायक जिनको उनका क्रेडिट इस आजादी के लिए कभी नहीं मिला। उनकी मौत कैसे हुई है आज तक हमारे सामने रहस्य है। कुछ कहते हैं कि प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, कुछ ये कहते हैं कि प्लेन क्रैश में वो जिंदा बच गए और अपनी पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश में गुमनामी बाबा के नाम से उन्होंने बिताई। कुछ लोगों का ये कहना है जब लाल बहादुर शास्त्री 65 का युद्ध जीतने के बाद ताशकंद गए थे अग्रीमेंट साइन करने, तो वहां पर उनकी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई और वो शायद सुभाष बाबू को अपने साथ भारत लेकर आने वाले थे। ऐसी कई थ्योरीज हैं जो रहस्य बनकर इस व्यक्ति के साथ ही इस दुनिया से चली गई। लेकिन क्या होता अगर सुभाष चंद्र बोस की डेथ नहीं हुई होती? क्या होता अगर इंडियन नेशनल आर्मी वो कर जाती जो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा हुआ था? वैसे इस आर्मी ने उतना कुछ कर भी लिया था जितना वो चाहते थे, क्योंकि भारत की आजादी में आज भी सबसे बड़ा योगदान हमें सुभाष चंद्र बोस और उनकी आर्मी का ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस 1947 में, 1950 में और उसके बाद भी जिंदा होते तो क्या यह हो सकता था कि सुभाष चंद्र बोस आजादी के बाद की सरकार में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते, शायद प्राइम मिनिस्टर बनने के भी कैंडिडेट होते? और अगर ऐसा होता हाइपोथेटिकली, तो इस देश के हालात क्या आज ऐसे ही होते, या फिर सुभाष बाबू अपने हिसाब से इस देश को पूरी तरीके से चेंज करते और नेशनल इंटेग्रिटी की जो बेसिकली चीज हमें देखने को मिलती है इस देश में, शायद वो बड़े स्तर पर देखने को मिलती है और कश्मीर की समस्या भी शायद आज हमें इस देश में नहीं देखने को मिलती। अगर सुभाष चंद्र बोस आजादी तक भारत का हिस्सा होते तो आज 21वीं सदी में किस भारत का चेहरा हमें देखने को मिलता? इन्हीं चीजों को आज हम सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो यहां पर सुभाष बाबू जो हैं एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर रहे थे हमारी आजादी के वक्त। पूरी की पूरी कांग्रेस से लड़कर अलग हो चुके थे 1938 में, जब ये त्रिपुरी के सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि महात्मा गांधी ने सभी कांग्रेस के मेंबर्स को कहा था कि आप पट्टाभी सीतारामैया को वोट देंगे, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया जो आगे चलकर वैसे 1956 में मध्य प्रदेश के गवर्नर भी बने थे पहले, महात्मा गांधी ने कहा था कि ये इलेक्शन में नहीं खड़े हैं, मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, ऐसा मानकर चलिए। इसके बावजूद कांग्रेस के सभी मेंबर्स ने सुभाष चंद्र बोस को ही वोट दिया था और यहां पर महात्मा गांधी बीच उस मीटिंग में उठकर चले गए थे नाराज होकर। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी साफ तौर पर यही थी कि जिस साल वो अध्यक्ष बने उसके जस्ट अगले साल 1939 में हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता हुआ दिखता है। और यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा कि मैं जर्मनी जाकर हिटलर से बात करूंगा, उसके साथ एक ट्रीटी करूंगा और जर्मन आर्मी को इस बात के लिए कन्विंस करूंगा कि वो इंडियन नेशनल आर्मी या फिर उस वक्त की जो इंडियन आर्मी थी उसके साथ मिलकर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। और वर्ल्ड वॉर कोई भी जीते कोई भी हारे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत जो है वो अंग्रेजों से पूरी तरीके से आजादी हासिल कर लेगा। यहां पर महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा है, लेकिन सुभाष बाबू ने इस पर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को कहा कि जब भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ सकते हैं तो यह हिंसा नहीं है, लेकिन जब भारतीय सैनिक जर्मनी के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, तो ये किस तरीके की हिंसा होगा? ये तो हिपोक्रेसी ज्यादा साउंड करती है। और इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से भी इस्तीफा दे दिया और उसके बाद भारत से बाहर चले गए और जापान, जर्मनी, सिंगापुर हर जगह गए और इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। 1942 में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, 1942-43 में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे आईएनए ने अटैक भी किया अंग्रेजों के खिलाफ। वो एक छोटी सी बैटल भी वो जीते और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को 42-43 में आजाद कराया और आईएनए को इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली सरकार डिक्लेयर की और खुद को आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया। लेकिन इसके बाद जब भारतीय सैनिकों की तरफ से और ज्यादा मदद नहीं आई, क्योंकि उस वक्त पंडित नेहरू और महात्मा गांधी इसके खिलाफ में थे, तो यहां पर आईएनए के हजारों जवान हमें शहीद होते हुए दिखते हैं और सुभाष चंद्र बोस को वहां से जाना पड़ता है। और थ्योरी उसके बाद ये निकल कर आती है कि उसी रास्ते में प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर सुभाष चंद्र बोस आज यानी कि आजादी के बाद अगर भारत का हिस्सा होते तो उनका जो विजन था वो बेसिकली अलग तरीके से भारत का एक नया चेहरा हम सभी लोगों को दिखा सकता था। सबसे पहली बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस सेक्युलरिज्म के फेवर में थे, लेकिन सेक्युलरिज्म के फेवर में होने के बावजूद उनकी आइडियोलॉजी पूरी तरीके से यहां पर एक थी कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए। अगर आपका धर्म, आपकी जाति, आपका संविधान, आपका सेक्युलरिज्म अगर नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर आता है, यानी नेशनल इंटरेस्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे आता है, तो अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो सेक्युलरिज्म तो इनके विजन में था, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी
इनकी प्रायोरिटी पे थी और इनका ये मानना था कि अलग अलग कम्युनिटीज भारत में रहकर अगर नेशनल इंटरेस्ट को अपनी प्रायोरिटी पे रखती हैं तो वो हमें ज्यादा एक बेहतर चीज देखने को मिलेगी। शायद ये भी हो सकता था कि इंडिपेंडेंस के बाद जो कम्युनल वायलेंस हमें हिंदू और मुस्लिम के बीच में पार्टीशन के वक्त देखने को मिला, शायद ना वो पार्टीशन होता और ना वो वायलेंस हमें सुभाष चंद्र बोस की वजह से देखने को मिलता। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर पूरी तरीके से सोशलिज्म और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के फेवर में थे। यानी सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि जो भी रिसोर्सेस हैं इस देश के वो पूरी तरीके से सभी लोगों में जरूरत के हिसाब से बराबर बराबर बांटे जाने चाहिए और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पर देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आजादी के तुरंत बाद से ही वो भारत में इंडस्ट्रीज को शुरू करने के पक्ष में थे। यानी उनका ये मानना था कि जब तक आप सेकेंडरी सेक्टर को ग्रोथ नहीं देंगे, इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, देश में पैसा नहीं आएगा और भारत को दूसरे देशों पर पैसों की मदद के लिए, फंड्स के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। शायद जो आज हमें भारत की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देखने को मिलती है सुभाष चंद्र बोस की वजह से, वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमें काफी पहले देखने को मिल सकती थी। यहां तक कि अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस तो उस वक्त की जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो भी क्रैक कर चुके थे, लेकिन नौकरी करने से उन्होंने अंग्रेजों को मना कर दिया था। इसका मतलब यह है कि सुभाष चंद्र बोस को हर तरीके की फील्ड, खासकर तौर पर इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत जबरदस्त नॉलेज थी। हिटलर के साथ जो उन्होंने डील की थी इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड, उस चीज को आप यहां से देख सकते हैं। हो सकता है कि जितने हम लोगों ने अलायंसेस 1951 में पंडित नेहरू के अंडर बनाए, उससे ज्यादा अलायंसेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंसेस शायद हम सुभाष चंद्र बोस के अंडर यहां पर बना सकते थे। यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो पूरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस का एक मेन आइडियोलॉजी था, जिसमें वो साउथ एशिया को और साउथ ईस्ट एशिया को इंडिया के नाम से पूरी तरीके से लीड करना चाहते थे। एक और चीज यहां पर सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखने को मिलती है कि वो डेमोक्रेसी में, डिसेंट्रलाइजेशन में तो बिल्कुल यकीन करते थे, लेकिन इसके अलावा वो एक स्ट्रॉन्गर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे। यानी कि इंटीग्रिटी और यूनिटी के लिए ये जरूरी है कि केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा ताकतें मिले। यही सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी थी। काफी हद तक ये आइडियोलॉजी आज भी हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक देखने को मिलती है, जिसमें टेरिटरी और बॉर्डर से रिलेटेड सारी की सारी शक्तियां जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। लेकिन आज स्टेट गवर्नमेंट के ऑब्स्टेकल की वजह से कभी भी, कई बार जब हम लोग देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी में थ्रेट आता है, उदाहरण के तौर पर हम कश्मीर की बात कर सकते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन शायद हमें सुभाष चंद्र बोस के होते हुए कभी देखने को यहां पर नहीं मिल सकती थी। प्लस प्रिंसली स्टेट्स को जिस तरीके से यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक किया था, 565 डायनेस्टीज को एक कर भारत को एक राष्ट्र बनाया गया था, लेकिन उसमें कश्मीर की समस्या रही। हो सकता है अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो सरदार पटेल की और ज्यादा बेहतर तरीके से वो मदद करते और ये इंटीग्रेशन हमारा और ज्यादा आसानी से भी हो सकता था। सबसे बड़ी बात यहां पर यह होती है कि सुभाष चंद्र बोस हमेशा देश की ग्रोथ डेवलपमेंट में यूथ को सबसे बड़ा यहां पर एक मुद्दा मानते थे। और अगर सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी तक रहते हमारे साथ, तो यूथ को सबसे ज्यादा वो इंस्पायर करते। जब हम कहते हैं कि भारत की 60% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, दैट मींस इंडिया इज द यंगेस्ट नेशन ऑफ दिस कंट्री। इस बात का फायदा शायद आज तक हम लोग नहीं उठा पाए हैं, लेकिन इस बात का फायदा सुभाष बाबू बहुत अच्छे से उठा सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी भी तरीके के पॉलिटिकल लैंडस्केप हो या सोशल लैंडस्केप हो या इकोनॉमिक लैंडस्केप हो, अगर उसमें रिफॉर्म्स लेकर आना है तो उसमें यूथ की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इस चीज को करने में बेसिकली सबसे आगे रह सकते थे। इसके अलावा जितनी भी जेंडर इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं या कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सुभाष बाबू जो हैं वो इसको बहुत आसानी से दूर कर सकते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस देश के नाम पर हर एक व्यक्ति को जोड़ना एक दूसरे से जानते थे। इंडियन नेशनल आर्मी इसका खुद बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि उस आर्मी में सिर्फ और सिर्फ और हर कोई सुभाष बाबू का फॉलोअर था, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं था। यानी कि सुभाष बाबू को यह पता था कि जाति और धर्म से संबंधित जो विवाद हैं उसको हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से और नेशनलिज्म के नाम से पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, और शायद हमारी इंडिपेंडेंस की जो जर्नी है वो और ज्यादा बेहतरीन रह सकती थी। और इंडिपेंडेंस के बाद भी जिस लेवल का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है इस देश में, उस डेवलपमेंट में और भी हमें यहाँ पर तेजी जो है वो देखने को मिल सकती थी। अब अगर हम लोग इनकी नेशनल आइडेंटिटी की बात करते हैं कि इनकी जो थ्योरी थी नेशनल आइडेंटिटी की, वो यही थी कि भारत का हजारों सालों का जो कल्चर रहा है, ट्रेडिशन रहा है, जो हेरिटेज रहे हैं, अलग अलग समुदायों से जो चीजें हमें मिली हैं, वो सारी की सारी हमें संजो कर रखनी है, सहेज कर रखनी है, क्योंकि ये भारत को एक बेसिकली यूनिकनेस प्रोवाइड करता है।
और जो कल्चरल रिकॉग्निशन भारत को देगा वो एक अलग मुकाम पर भारत को यहां पर पहुंचा सकता है। अंत में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि अगर हाइपोथेटिकली सुभाष चंद्र बोस पोस्ट इंडिपेंडेंट ईरा में भी प्रेजेंट होते तो शायद भारत का हमें यहां पर एक अलग चेहरा देखने को मिलता और सोशल, इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी में यहां पर सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत बड़ा जो योगदान है, रोल है, वो यहां पर रह सकता था। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम लोग याद करते हैं कि काश ऐसा होता, लेकिन हो नहीं पाया। ये भी उनमें से एक है। लेकिन बात दरअसल ये है कि सुभाष चंद्र बोस को जब वो क्रेडिट नहीं दिया गया आजादी का, जो हमारी एनसीईआरटी की किताबों में किसी और को दे दिया गया है, जब किसी 2-3 पर्सनालिटीज की हम लोग बात करते हैं जिनका आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा, उनके लिए एनसीईआरटी चैप्टर्स पे चैप्टर्स छाप देती है, 50-50 पन्ने लिख देती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक अंडररेटेड हीरो की तरह रह जाते हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ में आपको बता देती है कि हाँ, इन्होंने ये काम किया था। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि सुभाष चंद्र बोस को हम याद करें, उनकी अचीवमेंट्स को समझें, उनकी आइडियोलॉजी को हम लोग अपने अंदर उतारें और इस देश में लागू करें, और वो क्रेडिट सुभाष चंद्र बोस को दिलवाएं जो नेताजी को कभी नहीं मिल पाया। और इसी तरीके की अवेयरनेस वाली वीडियोस को अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं और दूसरे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं आसान भाषा में, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को आसान बना सकता है, और इस तरीके के फिलोसॉफिकल और हाइपोथेटिकल टॉपिक्स जो आपको एसे राइटिंग में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। और ये अवेयरनेस सुभाष बाबू की अगर आप इस देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, और इसी तरीके के कंटेंट के लिए subscribe to Chahal Academy. This is Anubhav Dipani signing off. I will see you in the next video. Thank you very much.